हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह का कक्षा 6 से लेकर 12 में इंडियन पॉलिटी को करने वाले हैं। यह सभी वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग अनुसूचियाँ से स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग एक पार्ट में वीडियो बनाए थे, अगर वो वीडियो नहीं देखें तो जाकर ज़रूर देखें। भारतीय राज्य व्यवस्था, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो ये 8 थी, अभी वर्तमान में 12 हैं। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? आंसर है प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? आंसर है प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1991 ईस्वी में। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? आंसर है 5वीं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? आंसर है 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। अंग्रेजी, जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण है। अनुसूची है, पहला अनुसूची में राज्यों और राज्य संघ है, राज्यों है, संघ राज्य क्षेत्र है, इसके नाम एवं उनकी सीमाएं हैं। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक संबंधित अनुच्छेद है। दूसरी अनुसूची है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा या राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान है। यह अनुच्छेद 59 के 3, ये सभी जितने अथी है पोस्ट हैं, सभी के लिए अलग अलग अनुच्छेद इसमें दिए गए हैं। तीसरी अनुसूची में संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। ये काफी डिटेल से दिया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। 5वीं में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है। 7वीं में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषय है। 8वीं में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची है। 9वीं में इसमें भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन संबंधित अधिनियम, नियम विनियम आदि ने जिन्हें न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की 7वीं शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन
अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। अगला है भारतीय संविधान की विशेषता है। दिया गया है संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। तो इंडिया दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। आंसर है संसदात्मक। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्याक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है। आंसर हो जाएगा एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है। तो हो जाएगा न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है। आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। भारतीय संविधान के मूल है स्वतंत्रता, समानता, समानता और भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक है। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था। तो ग्रीनविल ऑस्टिन ने कहा था। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां थी। तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था। आंसर है कलकत्ता अधिवेशन, वर्ष 1911 में गाया था। राष्ट्रगान गाने के गायन का मानक समय कितना है। तो 52 सेकंड है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है। तो केसी व्हीलर का है। भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है। आंसर है संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है। आंसर हो जाएगा आइवर जेनिंग्स का। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था। आंसर हो जाएगा केसी व्हीलर ने। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। तो जनता है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कथन है। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया गया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था। तो महात्मा गांधी ने दिया था। कहा गया है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। तो यह सुझाव दिए थे महात्मा गांधी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा। तो जी ऑस्टिन ने क्या कहा था। अध्यक्ष अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है। आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो बाघ हो जाएगा।
भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज चक्र है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो 24 है। ये शहर बम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। अगला है 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय है। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में शामिल है। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो राज्य सूची। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। कृषि भारतीय संविधान के किस सूची से संबंधित है? तो राज्य सूची से। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? राज्य सूची में। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में शामिल है। विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो सूची 3 यानी समवर्ती सूची में। यहाँ पर तीनों सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय दिए गए हैं। देखिए संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में। ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान से आप लोग जरूर याद कीजिएगा। संघ सूची में देखते हैं, प्रतिरक्षा है, विदेशी मामले है, नागरिकता है, संचार डाक व तार है, निगम कर और सेवा कर है, युद्ध और शांति है, सीमा शुल्क व निर्यात है, बीमा है, प्रत्यर्पण है, शेयर बाजार है। अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार है, रेलवे है, मुद्रा रिजर्व बैंक है, समुद्री व हवाई मार्ग है, विदेशी ऋण व विदेशी व्यापार है, लॉटरी है, आयकर यानी कृषि से भिन्न है, जनगणना, डाकघर बचत बैंक और स्टॉक एक्सचेंज है। ये सभी संघ सूची का है। राज्य सूची में देखते हैं, लोक सब व्यवस्था है, पुलिस, रेल व ग्रामीण पुलिस सहित और कारागार है, भूमि है, स्थानीय स्वशासन है, प्रादेशिक लोकसभा है, लोक सेवा है, लोक स्वास्थ्य है, बाजार एवं मेले हैं, सट्टा जुआ ये सभी हैं, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क है, पशुपालन सिंचाई है और कृषि आय पर कर है, गैस है। ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। शराब है, मनोरंजन है, भू राजस्व या लगान है, विद्युत पर कर है, पथ कर है, प्रति व्यक्ति कर है और विलासिता की वस्तुओं पर कर है। आइए समवर्ती सूची में देखते हैं। दंड विधि प्रक्रिया विधि है, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं हैं, शिक्षा है, वन है, विवाह व विच्छेद है, कारखाने या मजदूर संघ है, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन है, न्याय प्रशासन है, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण है। विद्युत है, बाट और माप है, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण है, समाचार पत्र है, पुस्तकें और मुद्रणालय है, स्वच्छता और औषधालय है, औद्योगिक विवाद है, उत्तराधिकार है, विधि वृत्त चिकित्सा वृत्तियां हैं, कीमत नियंत्रण है और जन्म मरण पंजीकरण
आदि ये सभी समवर्ती सूची का विषय है। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना है। भारतीय संविधान का प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारतीवाद 1973 में कहा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देशिका कहलाता है, यानी प्रेम्बल। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? आंसर है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? आंसर है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? 1917 के रूसी क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने किस बाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? एस.आर. बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाता है, तो सार्वभौमिकता का है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान का प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनका विस्तार कहाँ है? आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? आंसर हो जाएगा संप्रभुता। नेक्स्ट प्रश्न है, समाजवादी, अखंडता, पंथनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की थी? के मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यह किसने कहा था? उच्चतम न्यायालय ने। यह मत किस बाद में व्यक्त किया गया था? बेरुबारी संघ मामले में वर्ष 1960 में। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अगला प्रश्न है, संघ एवं राज्य क्षेत्र से। अनुच्छेद 1 के 3 में भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न शामिल होंगे, तो राज्यों के क्षेत्र होंगे, संघ राज्य क्षेत्र होंगे और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को सम्मिलित करने का
अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? इन सब जगह 28 राज्य व 8 संघीय प्रदेश है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सम्मिलित है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? 20 हो जाएंगे। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 1 में संघ के क्षेत्र का नाम है। 2 में नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार है। 3 में नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल सीमा अथवा नामों में परिवर्तन करना है। अनुच्छेद 4 में 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुशांसिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। अगला क्षेत्रीय परिषद का नाम है, मुख्यालय है। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का प्रयागराज में, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का कोलकाता में, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुंबई में, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का चेन्नई में है। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1953 में किया गया था। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए थे। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? आंसर है 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के आधार पर भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तान सेना एवं कबाइलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया गया था। पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा मिला था। तो असम को 1969 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मेघालय को 1972 में, सिक्किम को 75-76 में मिला था, नागालैंड को 1969 में, मणिपुर को 1972 में, त्रिपुरा को 1972 में। सिक्किम को 1975-76 में, मिजोरम को 86-87 में, अरुणाचल प्रदेश को 1986-87 में। अगला प्रश्न है नागरिकता से संबंधित। भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार हैं। पहला है जन्म से होना चाहिए, दूसरा है वंशाधिकार द्वारा होता है, तीसरा पंजीकरण, चौथा है देशीकरण द्वारा और पांचवा है भूमि के अर्जन द्वारा। भारतीय संविधान के किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है।
नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 सीएए में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? आंसर हो जाएगा परित्याग, पर्यावसान तथा वंचना के आधार पर। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? आंसर है 7 वर्ष। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयांतर पर मनाया जाता है? तो प्रति 2 वर्ष पर। नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद है। अनुच्छेद 5 है जो संविधान लागू होने के समय नागरिकता है। अनुच्छेद 6 है जो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार है। अनुच्छेद 7 है पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों से के नागरिकता का अधिकार है। अनुच्छेद 8 है भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। 9 में है जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता 10 में है और संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन 11 में है। लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता से है। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से हो जाएगा। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है कृषि भूमि। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? आंसर है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में है? तो संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है मौलिक अधिकारों के। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? तो 14 से 18 में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14 है। जन्म, लिंग, मूल, वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में है। एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अंतर्गत अधीन वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द का किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 14 तथा 16 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कौन से अनुच्छेद में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16 के 1 और 16 के 2। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है, देखते हैं। एक में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान आधार पर विभेद का प्रतिषेध है अनुच्छेद 15 में। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता 16 में है। लोक एवं वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्वक एवं शस्त्र रहित सम्मेलन का संघ एवं सरकारी समिति बनाने भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संरचना एवं संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में है।
भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14 है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है। अनुच्छेद धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों के अंत से भारतीय संविधान में आर्थिक समानता और मौलिक अधिकार से सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? आंसर अनुच्छेद 19 में। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 के ए में है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को करेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।